नमस्कार दोस्तों, मैं शैलेंद्र एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका finco.com में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनको टर्म्स के बारे में। इस वीडियो के बाद आप जान पाएंगे इनको टर्म्स क्या होती हैं, ये क्यों रिक्वायर्ड है, तीसरा यह बैंक के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एंड चौथा हम सारी इनको टर्म्स जो 11 इनको टर्म्स उनको डिस्कस करेंगे किस इनको टर्म का क्या मतलब होता है। तो आइए पहले जानते हैं व्हाट आर इनको टर्म्स। Incoterms, also known as इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, मीन्स इंटरनेशनली जब ट्रेड करने के लिए जो टर्म यूज होती हैं उनको हम इनकोटर्म कहते हैं। दीज इनकोटर्म फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बायर एंड सेलर। अब बायर एंड सेलर में हम सेलर को एक्सपोर्टर कहेंगे, एक्सपोर्टर को सेलर कहेंगे और इंपोर्टर को हम बायर। तो ये दोनों टर्म्स हम साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। इनको टर्म्स डिफाइन करती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेलर और बायर की या एक्सपोर्टर और इंपोर्टर की। किस किस से रिलेटेड, कौन कॉस्ट पे करेगा, कौन इंश्योरेंस को मैनेज करेगा, कौन शिपमेंट का जिम्मेदारी किस पे होगी, डॉक्यूमेंटेशन की जिम्मेदारी किस पे होगी, कस्टम क्लियरेंस और अदर लॉजिस्टिकल एक्टिविटीज की जिम्मेदारी किसकी होगी, ये डिफाइन करता है इनको टर्म। तो क्यों जरूरी है, पहली बात जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनमें क्लियरिटी आई। अब क्या होता है, दो देश, ठीक है, एक्सपोर्टर इंपोर्टर अलग अलग देश में बैठे हैं, एक दूसरे को जानते नहीं है। एक देश का जो मान लिया लैंग्वेज लिखने का तरीका है दूसरे देश से अलग हो, इंटरप्रिटेशन अलग हो जाए। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इनको टर्म्स डिफाइन करते हैं कि किस इनको टर्म्स का मतलब क्या है, और उस मतलब में ही छुपा होता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो उसमें क्या टास्क करना है, कॉस्ट कौन पे करेगा, रिस्क किसका इन्वॉल्व रहेगा, ये सब डिफाइन हो। तो ये स्टैंडर्डाइज टर्म होती हैं, इसकी वजह से जो ट्रेड होता है वो स्मूथ हो जाता है, उसमें कोई बाधा नहीं आती क्योंकि सब लोग उस टर्म का मतलब एक ही समझते हैं जो स्टैंडर्डाइज्ड है, इंटरनेशनलाइज्ड है। इससे जो है रिस्क कम होता है, मिस हैंडलिंग का, डिले ऑफ पेमेंट का, इन सब चीज़ों का रिस्क जो है कम हो जाता है, इसलिए इनको टर्म्स को डिफाइन किया गया है। और साथ ही साथ इससे एफिशिएंसी भी बढ़ती है क्योंकि एवरीथिंग इज क्लियर थ्रू इनकोटर्म, तो उसमें डिले होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कि ये बैंक्स के लिए क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जब भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा तो उसको फाइनेंस करने के लिए बैंकों की ही जरूरत पड़ेगी। अब जो ट्रेड फाइनेंस होता है उसमें फाइनेंस करने के लिए बैंक्स को एसरटेन करना होता है कितना कॉस्ट लगेगा, अगर एक्सपोर्टर को फाइनेंस करना है तो कितना कॉस्ट आएगा, वो सब इसके जरिए पता लग पाएगा। दूसरा, रिस्क क्या क्या है, तो इनको टर्म्स में डिफाइंड होता है कहाँ से इंपोर्टर का या बायर का रिस्क शुरू होगा, कहाँ तक सेलर या एक्सपोर्टर का रिस्क रहेगा, उसको देखते हुए बैंक रिस्क भी कैलकुलेट करते हैं। दूसरा, इनको टर्म्स की वजह से बैंक्स के रिस्क भी मैनेज होते हैं, बिकॉज अगर इनको टर्म्स नहीं है और मिस इंटरप्रिटेशन के जरिए कोई डिफॉल्ट हो गया, कोई उनके बीच में ऐसी स्थिति बन गई कि वो समझ नहीं पाए और पेमेंट में डिस्प्यूट हो गया, तो वो रिस्क इनको टर्म्स की वजह से रिड्यूस हो जाता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। बाकी ये डॉक्यूमेंटेशन को भी स्ट्रीमलाइन करता है क्योंकि अब बैंक्स को इनको टर्म्स की वजह से पता है कि कहाँ पे किसकी कितनी जिम्मेदारी है, तो बैंक्स उसी हिसाब से डॉक्यूमेंटेशन करता है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी अपने बोरोवर से लेता है। और साथ ही साथ रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, अब हर देश के लिए अलग अलग रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, तो इंटरनेशनल रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए इनको टर्म्स बहुत जरूरी है क्योंकि बैंक्स इनको टर्म्स के हिसाब से ही कंप्लायंसेस पूरे करेंगे। अब बात करते हैं कितनी इनको टर्म्स हैं, तो लेटेस्ट इनको टर्म्स जो अवेलेबल है 2020 की है। किसी कॉन्ट्रैक्ट में इनको टर्म्स 2010 की भी यूज हो सकती हैं, लेकिन उसमें मेंशन करना पड़ेगा कि वी आर यूजिंग द इनको टर्म्स ऑफ दिस ईयर। सो लेटेस्ट अभी जो है वो बाय डिफॉल्ट 2020 है। तो 2020 के हिसाब से 11 इनको टर्म्स हैं, उसमें से जो 7 इनको टर्म्स हैं वो सभी ट्रांसपोर्ट मोड के लिए अवेलेबल होती हैं, और जो 4 इनको टर्म्स हैं वो स्पेशली शिप के जरिए जो ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए एप्लीकेबल होती हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 11 इनको टर्म्स, इनको हम एक एक करके जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो पहले जो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए लागू होगी, तो पहली इनको टर्म है EXW, मतलब एक्स वर्क्स। इसमें जो सेलर का जो जिम्मेदारी होता है वो गुड्स को रख देता है अपने प्रीमाइसेस में तैयार करके, ठीक है, अपने प्रीमाइसेस में तैयार करके रख देगा। वहां से आगे ले जाने की जो जिम्मेदारी और कॉस्ट होगा वो बायर का होगा। एक्स वर्क्स मतलब उसने वर्क किया और वहां पे जाके
रख दिया अपने प्रीमाइसेस में, उसके बाद आगे ले जाने की जिम्मेदारी और रिस्क सब बायर का है। ये स्टार्ट हुआ यहां से, ठीक है। दूसरा इनको टर्म है FCA, फ्री कैरियर। इसका मतलब क्या है? मतलब पहले वाले में प्रीमाइसेस तक था सेलर का, फ्री कैरियर में अपने प्रीमाइसेस से वो उठाकर कैरियर में रखवा देगा, जिसमें भी ट्रांसपोर्ट होना है, जिस भी व्हीकल में या कैरियर में ट्रांसपोर्टेशन होना है, उस कैरियर पर लोड करवा देगा सेलर। उसके आगे की जिम्मेदारी बायर की होगी। तो तीसरी इनको टर्म्स है CPT, कैरियज पेड टू। अब इसमें जिम्मेदारी क्या थी कि पहले सेलर पे अपने प्रेमाइसेस पे था, दूसरे में आया कैरियर तक पहुंचाने का, कैरियर तक रखने का। तीसरे में कैरियज कैरियज पेड टू, और उसके आगे डेस्टिनेशन का नाम रहेगा कहां तक पहुंचना है। वो डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो पेड पेड लिखा है ना, कॉस्ट, कॉस्ट की जिम्मेदारी किसकी है? सेलर की। और उसके आगे की जिम्मेदारी है बायर की। लेकिन इसमें सिर्फ पेड ओनली कॉस्ट की जिम्मेदारी है, रिस्क की जिम्मेदारी नहीं है। रिस्क किसका रहेगा? अगर गुड्स में टूट फूट हो गई ले जाते समय वगैरह, वो सब बायर का ही रहेगा। कैरियज पेड टू, सिर्फ पेड, ओके, पेड करने की जिम्मेदारी, कॉस्ट की जिम्मेदारी है इसमें। अब आते हैं चौथे इनको टर्म पे, वो है CIP, मींस कैरियज एंड इंश्योरेंस पेड टू। उसके आगे, टू के आगे डेस्टिनेशन का नाम रहेगा कहां तक, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कॉस्ट भी सेलर का है, और जो उसमें गुड्स में अगर कोई टूट फूट होती है तो उसके इंश्योरेंस की जिम्मेदारी भी सेलर की है। कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड टू, उस डेस्टिनेशन तक सेलर की जिम्मेदारी है। उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के बाद जिम्मेदारी बायर की आ जाती है। CIP के बाद एक आता है हमारा फिफ्थ, DAP, डिलीवर्ड एट प्लेस। इसमें जो सेलर की जिम्मेदारी है, वो गुड्स को जो एक प्लेस, डिलीवर्ड एट प्लेस, और प्लेस का नाम लिखा रहेगा, उस प्लेस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है सेलर की। इसमें कॉस्ट भी इंक्लूड है, इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है ऑलरेडी। उसके बाद अनलोडिंग वगैरह की जिम्मेदारी किसकी है? बायर की, और उसके आगे की जिम्मेदारी भी बायर की है। फिर सिक्स्थ आता है डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड, और उसके बाद प्लेस का नाम लिखा रहेगा। तो डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड मीन्स, इससे पहले में क्या था? डिलीवर्ड एट प्लेस, ओके, DAP। इसमें है DPU, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड। वहां तक था सिर्फ प्लेस तक पहुंचाएगा, अनलोड नहीं करेगा। इसमें सेलर प्लेस तक पहुंचाएगा और अनलोड करने की जिम्मेदारी भी सेलर की है, उसका कॉस्ट भी सेलर वहन करेगा। तो अनलोड भी कर देगा इस केस में सेलर। उसके आगे की अनलोड करने के बाद की जिम्मेदारी इसमें बायर की है, DPU के केस में। एंड आखिरी जो फॉर एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, सेवंथ, वो है आपका DDP, मींस डिलीवर ड्यूटी पेड। डिलीवर भी करेगा पूरा जहां तक लिखा रहेगा, ठीक है, नाम लिखा रहेगा प्लेस का, वहां तक डिलीवर भी करेगा, और ड्यूटी, कोई कॉस्ट भी उसी का रहेगा, इंश्योरेंस भी रहेगा, एंड कोई कॉस्ट जो ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज वगैरह रहेंगी, वो भी सेलर की रहेगी। एवरीथिंग इज ऑन द सेलर, रिस्क एंड कॉस्ट। ये सात हो गए आपके एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए। शिप के लिए चार हैं, जो इनलैंड वाटरवेज या सी के जरिए होते हैं, उसमें चार है। तो पहला क्या है? पहला है फ्री अलोंगसाइड शिप, मतलब शिप के अलोंगसाइड सेलर क्या करेगा? अपने यहां से सामान निकाल के शिप के बगल में रख देगा, ला के रख देगा, ठीक है, वहां तक छोड़ देगा। उसके आगे की जिम्मेदारी किसकी हो जाएगी? बायर की। तो शिप के बगल में रख दिया है, उसके आगे कॉस्ट और रिस्क दोनों है बायर का। दूसरा जो इनको टर्म्स है शिप के केस में, वो है फ्री ऑन बोर्ड, FOB। इस केस में ऑन बोर्ड मीन्स जो सेलर की जिम्मेदारी है, वो अब जो गुड्स है उसको शिप में बोर्ड भी कर देगा, पहुंचा देगा शिप तक। अभी तक शिप के बगल में रख देता है, अलॉन्ग साइड शिप। इस केस में बोर्ड में रख देगा, FOB, फ्री ऑन बोर्ड में, बोर्ड में शिप में बोर्ड कर देगा, सामान चढ़ा देगा। के आगे का जो कॉस्ट एंड रिस्क है वो आपका बायर का रहेगा। देन इसके बाद जो तीसरा आता है इनको टर्म शिप के केस में, CFR, कॉस्ट एंड फ्राइट। तो इसमें सेलर की जिम्मेदारी क्या रहेगी? नाम से ही आपको पता लग रहा है, कॉस्ट भी सेलर का रहेगा और फ्राइट भी सेलर का रहेगा। अब इसमें लिखा रहेगा कहां से डेस्टिनेशन, पोर्ट कौन सा है, उस पोर्ट तक कॉस्ट एंड फ्राइट दोनों सेलर का रहेगा। तो कॉस्ट हुआ है इसमें, ओके, रिस्क नहीं हुआ है। अगर कुछ डैमेज होता है गुड्स को, वो बायर के पास ही रहेगा, ठीक है।
और फोर्थ जो लास्ट इनको टर्मशिप के केस में है वो है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट। तो आप नाम से ही समझ गए होंगे, कॉस्ट भी सेलर का है। पिछले वाले में सिर्फ कॉस्ट में फ्राइट था, इसमें कॉस्ट भी सेलर का है, फ्राइट भी सेलर का है, एंड इंश्योरेंस मतलब जो रिस्क भी है वो कौन कवर कर रहा है, सेलर कवर कर रहा है। ठीक है, so in addition to cost and freight, insurance risk will also be bear by seller। तो दोस्तों ये थे इनको टर्म्स, 11 इनको टर्म्स जो अभी यूज होते हैं 2020, इनको टर्म्स 2020। उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। कोई और जानकारी आपको चाहिए इस बारे में तो कमेंट कीजिए, मैं उसमें जवाब जरूर दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।